जेई मेंस की कट ऑफ के हिसाब से मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। मैं बता रहा हूं एग्जाम में जब जाओगे, ठीक है, देयर इज नो कट ऑफ फॉर यू, देयर इज नो कट ऑफ। प्लीज मेरी बात को थोड़ा सा अगर रिस्पेक्ट कर पाओ, फॉर यू टिल अप्रैल। मुझे पता है कि हर बच्चे के ना एक अपना रेंज होता है। मैं किसी के लिए डिसरेस्पेक्टफुल वे में नहीं बोल रहा हूं। किसी का 30 से नीचे होता है, किसी का 70 से नीचे होता है, किसी का 100, किसी का 150, किसी का 200, किसी का 250। हर बच्चा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से होता है, और हर बच्चे की कैपेसिटी जब वो अपनी इंटेंशन रखता है तो वहां पर उसको उससे ज्यादा की चाह होती है। दिस इज क्वाइट नॉर्मल। अगर मैं हर बच्चे को बोलूंगा कि क्या तू अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड है, हर बच्चा बोलेगा नहीं। हर बच्चा। अब तू 50 पर बैठा है, तू कहेगा यार 250 वाले को क्या दिक्कत है, इतना अच्छा तो आ रहा है, कॉलेज तो मिल जाएगा। नहीं, उसकी एक्सपेक्टेशन उससे भी बेटर की हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू रहता है जो आपके दिमाग में एक बैरियर बनाएगा कल वाले एग्जाम से स्टार्ट होकर के। वो ये है, हाँ, जिन बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है कि कोई कट ऑफ है, सर अगर मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, मैं कई बार ये बात बोली है कि कट ऑफ के हिसाब से अगर आप एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे तो हो सकता है आपके लिए बहुत ज्यादा डिजास्टर्स चीजें हो जाए, क्योंकि सबकी शिफ्ट अलग अलग आएंगी। इस बार मुझे जहां तक लगता है, मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि पेपर थोड़ा सा पिछले साल से बेटर आ सकता है। टफ मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं बेटर मींस अच्छे सवाल भी कुछ, जैसे फिजिक्स में अगर आप देखें तो 15 सवाल के आसपास आपके मॉडरेट सवाल होते हैं, बाकी आपके अच्छे सवाल होते हैं। ठीक है, तो हो सकता है 15 की जगह इस बार 13 आ जाए, एक आध सवाल अच्छा हो सकता है इस बार शिफ्ट में। तो आप उससे पैनिक मत करिएगा, क्योंकि वापस कोविड से पहले जब लेवल था उसको ये अटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज अ स्मॉल ट्रेंड जो हम लोग देख पा रहे हैं। हो सकता है फिजिक्स का पेपर आसान भी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि शिफ्ट मैटर करती है। ठीक है, तो आपके हिसाब से, क्योंकि देखो सबकी शिफ्ट अलग है, सबका टफनेस लेवल अलग अलग होगा, तो आप लोग प्लीज अपने दिमाग में कोई भी कट ऑफ लेकर के मत जाइएगा। आपको यह होना चाहिए कि भाई मैं मैक्सिमम क्वेश्चन सही कराऊं। दोनों चीजें ध्यान सुनना, मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं। प्लीज ये बात एग्जाम में घुसने से पहले रिपीट कर लेना, मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं, बस इतना ही सोचते हैं, सही हुए नहीं, नेगेटिव में आ गए। कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैं कम करूंगा लेकिन सही करूंगा। नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन हमें सही करने हैं। ये आपको एग्जाम में खुद की विल पावर से डिटेक्ट करना होगा कि यार मैंने बिल्कुल सही सोचा है, सटीक सोचा है, कैलकुलेशन सही करी है, उसका थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। ठीक है, यस, मैक्सिमम क्वेश्चन। प्लीज आप इस चीज का बिल्कुल बुरा मत मानना कि सर मेरे मार्क्स 100 आ गए या मेरे 120 आ गए। किसी को नहीं पता कि सबके नॉर्मलाइजेशन होने के बाद क्या कट ऑफ जाएगी, किसी को नहीं पता है। तो आप लोग उस लोड को लेकर के मत जाइए। हां, अगर आप अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में जितना आपको आता है तसल्ली से अगर आप वो सही कराते, बिलीव मी यू विल बी मच मोर सेटिस्फाइड कि यार जितना मुझे आता था मैंने कर दिया है, दिस इज माय रियल स्कोर। हां, अगले अटेम्प्ट में हम यहां से आगे कितना बढ़ सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। क्लियर है क्या? नो तुक्का। बेटा देखो मैं एक बात बोलूंगा, ठीक है, मैं एक आपको बात बोलूंगा प्लीज। ठीक है, देखो हो सकता है तुक्का या एक गुड गेस, दो प्रकार के होते हैं। एक वाइल्ड गेस होता है, गुड गेस होता है। आपने सवाल कर रहा, ध्यान से सुनना, मैं आपकी एक मिनट चैट रोक रहा, चैट वाला उन्होंने नहीं ओपन किया, वो करा है। एक होता है गुड गैस। गुड गैस मतलब आपको सवाल समझ आया, आपने सवाल करा, कैलकुलेशन गंदी आ रही है, आपने ऑप्शन देखा कि यार आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं मैच हो रहा है, लेकिन आपने ऑप्शन देखा कि हाँ यार इसको सॉल्व करने में मैं अभी तक सही हूं लेकिन मेरे पास समय नहीं है, और ये ऑप्शन इसके अराउंड ले जाएगा, ये ऑप्शन दूर दूर है, ये आंसर होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड अ गुड गैस, जो आपका समय बचा रहा है। एक होता है वाइल्ड गैस लेना कि भाई देखने में ये लग रहा है कि ये होना चाहिए। प्लीज आप ऐसा कुछ भी मत करके आना। आपको लग रहा है कि सर मेरे 4 मार्क बढ़ जाएंगे तो कितनी अच्छी रैंक आ जाएगी, बिलीव में आपका जो अगर नेगेटिव हुआ और जो वो -1 देगा, उसका आपको इरिटेशन पूरे साल रहेगा, पूरे साल रहेगा। तो मैं कहता हूं ईमानदारी से जो भी चीज मिलती है ना भाई, अगर आपको 2 रोटी मिल रही है खाने के लिए ईमानदारी से, वो फार मच बेटर है कि चोरी चकाटी करके आप एक महल बना ले। ठीक है, तो मैं तो अपने स्टूडेंट को ये बोलूंगा जितना आपको आता है ईमानदारी से आप करके आइएगा, क्योंकि एक और अटेम्प्ट भी है। एटलीस्ट आपको एक बेस स्कोर पता लग जाएगा कि यार मैं इस स्कोर के आसपास हूं, अब मुझे यहां से ऊपर जाने के लिए मुझे और कितना इनपुट्स देना है। क्लियर हुई बात? कोई बेईमानी का मत सोचना बेटा। हां, गुड गैस अगर आपको लग रहा है कि यार सर मैंने कंसेप्ट सही सोचा था, ऑप्शन एलिमिनेशन हो रहे हैं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे को लग रहा है ये होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड अ गुड गैस। आप लेना चाहें बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन वाइल्ड गैसेस मत लेना कि यार देखो सवाल को कुछ नहीं पता है लेकिन मुझे 3-4 सवाल और अटेम्प्ट कर दूंगा तो शायद अगर लकीली सब में करेक्ट हो गए तो मेरे को 16 मार्क मिल जाएंगे, 20 मार्क, ये वाला बिल्कुल मत करके आना। क्लियर? यस, वेरी गुड। अब
तो आप लोगों के लिए कोई एक परफेक्ट स्कोर नहीं है, कोई आपका टारगेट नहीं है। आपका टारगेट बहुत सिंपल है, मार्क्स के हिसाब से नहीं, क्वेश्चंस के हिसाब से है, करेक्ट आंसर्स के हिसाब से है। कोशिश करेंगे मैक्सिमम करने की। अब एग्जाम में मैं आपको सभी को बता रहा हूं, प्रेशर एंड स्ट्रेस, यस, एक एक करके सारे पॉइंट्स के बात करते हैं, प्लीज ईमानदारी से सुनिएगा बेटा। मैं आपको आखिरी में, क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि आपको ये बात मैंने नहीं बताई है, आपको हर टीचर ने कहीं ना कहीं घुमा फिरा के बातें बताई है, बट यस, आखिरी में इतनी सारी चीजों में ये मेन पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। स्ट्रेस, कई बच्चों को लगेगा सर हमारे पास ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, मुझे एंग्जाइटी हो रही है, कहीं मेरे को एग्जाम में याद ना आए। तो कितने बच्चों को ये लग रहा है सर मैंने इतने सारे रिएजेंट्स पढ़ लिए, इतनी सारी इनऑर्गेनिक की चीजें हैं, मैथ्स के इतने सारे फॉर्मूले हो गए, फिजिक्स के इतने सारी चीजें हो गई, इक्वेशंस है, फॉर्मूले हैं, हमारे पास क्वेश्चंस थे, एनालिसिस थी, बहुत सारी चीजें दिमाग में हो गई हैं। तो मुझे ऐसा एक फियर, एक होता है बेटा फियर, ठीक है, कि यार अगर मैं फेल कर जाऊं तो फियर ऑफ फेलियर, एंड स्ट्रेस की मैं कहीं ना कहीं भूल जाऊं। ये कईयों के साथ देखो, दिस इज अगेन नॉर्मल, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी तैयारी पर, उनको शायद उतना स्ट्रेस नहीं होगा, लेकिन मेजॉरिटी सबको लगता है यार मैं भूल रहा हूं। लेकिन बिलीव मी, जब आप एग्जाम देना स्टार्ट करेंगे, जैसे ही आपके सामने एग्जाम आएगा, आप स्टार्ट करेंगे, तो ये जो भी आपका फियर एंड स्ट्रेस है, ये रिलीज हो जाएगा विद इन 5 to 10 मिनट्स। बिलीव मी, 10 मिनट के अंदर यू विल बैक ऑन नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। जैसे आपके 10वीं क्लास के बोर्ड्स थे, तो 10वीं क्लास के बोर्ड्स में स्टार्टिंग में हम लोग, मैं भी अपनी वो फीलिंग याद करता हूं कि 10वीं क्लास का पहला पेपर जब हमारा था तो मेरे को डर लग रहा था, बल्कि मेरी तैयारी अच्छी थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था मैं कहीं भूल ना जाऊं, ठीक है। तो जैसे एग्जाम में गए, कुछ कुछ चीजें आती हैं, याद आती रहती है, फिर आप फ्लो में आते हो एंड यू गेट नॉर्मल। तो आपको 5 या 10 मिनट लगेंगे, यू विल बी नॉर्मल इन द एग्जाम। बिलीव मी, आपको पता भी नहीं चलेगा 3 घंटा पेपर कैसे निकल गया, ये आपको समय का भी नहीं पता चलेगा। तो ये 3 आवर जो आप सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होंगे, नहीं, आपको फील ही नहीं होगा कि यार मेरे पास इतना स्ट्रेस था। नहीं, आप एक बार जोन में जाएंगे, जैसे सवाल लगाने लगेंगे, कुछ बन रहे होंगे, कुछ नहीं बन रहे होंगे, आप स्ट्रेटेजी बनाओगे, फिजिक्स करूं, केमिस्ट्री करूं, मैथ्स करूं, इजी करूं, मीडियम करूं, टफ करूं, वो स्ट्रेटेजी बनाने में 3 घंटा का निकल जाएगा, आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा, बिलीव मी, ठीक है। सबसे बड़ा जो फियर होता है एग्जाम में, ये होता है कि आते हुआ सवाल छूट ना जाए, राइट। तो आप लोग क्या करें, मेरा एक सजेशन है, अगर किसी को बेहतर लगे तो लीजिएगा, अदरवाइज अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आप पहले फिजिक्स उठाते थे, फिर केमिस्ट्री उठाते थे, फिर मैथ्स उठाते थे, या जो भी ऑर्डर आपका रहता था, अगर आप उससे अच्छा स्कोर कर रहे हैं, प्लीज मेरी बात को डिस्कार्ड कर दीजिएगा। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो स्ट्रेस है कई बार एग्जाम में बढ़ भी जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने पहले इनिशियल मोमेंट्स में स्कोर नहीं बनाया, ठीक है, तो बच्चों को लगता है यार मैं 10, 15, 20 मिनट लगा दिया और 1-2 सवाल ही बने, अब मेरे को स्पीड पकड़नी पड़ेगी, और स्पीड के साथ होती हैं गलतियां। मेरा यह मानना है कि आपके सामने, जैसे मान लीजिए फिजिक्स का पेपर स्टार्ट हुआ, आपको पहला सवाल लगा कठिन है, हटा दो, दूसरा लगा हाँ डुएबल है, करो, ट्राई करो, आंसर तक पहुंच गए, मार्क कर लो, आगे निकल जाओ। फर्स्ट गो, ध्यान से सुनना मेरी बात, कोशिश करना, क्योंकि नहीं तो तुम क्या करोगे ना, क्वेश्चन सिलेक्शन में जाओगे। अब केमिस्ट्री किसी ने उठाई, मान लो केमिस्ट्री टफ थी आपके शिफ्ट की, अब आप पैनिक कर रहे हो, यार मैं तो केमिस्ट्री में स्कोर करने का सोच के आया था और केमिस्ट्री मेरे को कठिन लगने लग रही है, मेरे से तो 4 ही सवाल बने इतनी देर में। तो ये ऐसा टर्मोइल ना बन जाए कि जहां पर आप पैनिक सिचुएशन में जाए। हो सकता है, प्लीज इस बात को याद रखना, अगर आपको लग रहा है कि आपका जो स्ट्रेंथ वाला पार्ट था वो कठिन हो गया है, मींस सबके लिए कठिन हुआ है, क्योंकि अगर आप उसमें स्ट्रांग थे, अगर आपको मुश्किल लग रही है, तो मतलब सभी के लिए कठिन आया है। तो अच्छी बात है, कम सिलेक्शन से भी, मतलब कम क्वेश्चन से भी हमारा काम बन सकता है, इस बार एक आध क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं। तो आपको जो भी आपका पहला दिख रहा है, मान लीजिए फिजिक्स दिख रहा है, ठीक है, फिर केमिस्ट्री दिख रहा है, फिर मैथ्स दिख रहा है, बिलीव मी, फर्स्ट टारगेट हम सभी का यह होना चाहिए कि भाई आते हुए सवाल छूटने नहीं चाहिए, आते हुए सवाल नहीं छूटने चाहिए, ठीक है, छूटने चाहिए। हो सकता है फिजिक्स में आपको 2 सवाल डायरेक्टली मिल रहे हो, 2 सवाल देख करके पता लग गया अच्छा यार इसमें तो ये होता है, कोई सा भी सिंपल सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सपोज डायरेक्टली सवाल कोई आ गया, या फिर सेंटर ऑफ मास निकालने कोई लॉजिक गेट का सवाल आ गया। 3-4 सवाल आपको मैं मिनिमम बता रहा हूं फिजिक्स में, जैसे एक लॉजिक गेट का आपका सवाल है, ठीक है, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सवाल है, एंगुलर मोमेंटम, छोटे छोटे से टॉपिक से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, सीरीज एंड पैरेलल, कुछ अगर आपको लग रहा है यार देख करके सवाल बन सकता है, उसको उसी समय निपटा देना। 3-4 सवाल यहां हो जाएंगे, 2-3 सवाल यहां हो जाएंगे, 1-2 सवाल यहां हो जाएंगे। मान लिया मिनिमम टू मिनिमम 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन जैसे आप यहां पर सेट होंगे, इसमें आपको करने में लगेंगे 10 to 15 मिनट्स, क्योंकि आपने इजी पार्ट अपना निपटा लिया, ठीक है। मेरी बात को ध्यान सुनना, एक बार अगर आपने ये कर लिया,
ठीक है, आप फिर रिलैक्स्ड हो, अपने आप स्ट्रेस डाउन हो जाएगा कि यार इजीली मैंने अभी 8 सवाल निपटा लिए हैं, तो 30-32 मार्क्स हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, फिर आप जाएंगे, जब आप इन क्वेश्चंस को रीड करते हैं, फिर आप जाएंगे मीडियम सवालों पर, क्योंकि हमें एग्जाम में ये प्रूव नहीं करना कि हमारी फिजिक्स कितनी स्ट्रांग है, केमिस्ट्री कितनी स्ट्रांग है, या मैथ्स नहीं। हमें एग्जाम में ये प्रूव करना है कि अगर ये मार्क्स मैं स्कोर कर सकता था तो मैं ले करके आ रहा हूं। फिर आप जब आप क्वेश्चंस रीड करते हैं तो आपको समझ आएगा कि यार इसमें ना, जैसे फिजिक्स का एक आपने सवाल देखा, फॉर एग्जांपल ऑप्टिक्स का सवाल है, ठीक है, लेंसेज इन कॉम्बिनेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑल सारा कुछ दे रखा है, आपको लग रहा है कि ये मैं कर लेता हूं, लेकिन बात यह है इसमें कैलकुलेशन लगेगी, अभी रुक जाता हूं। जब आप सेकंड टाइम में आएंगे आपको पता है कि इसका कंसेप्ट मुझे पता है, बस कैलकुलेशन की डिमांड थी। तो मीडियम सवाल वो है, कंसेप्ट आपको चमक गया था, ठीक है, कंसेप्ट आपको चमक गया था, बट अब डिमांड थी कैलकुलेशन की। ध्यान सुनना, क्वेश्चन रीड करके कंसेप्ट चमक गया, लेकिन आपको है कि यार इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, तो आप देख रहे, केमिस्ट्री में तो मैं 3 कह रहा हूं, इनऑर्गेनिक के 3-4 सवाल आपके डायरेक्टली हो जाएंगे, ऑर्गेनिक के 2-3 सवाल आपके मिल जाएंगे, तो अच्छा खासा स्कोर। मैं आपकी चैट बंद करना चाहता हूं, प्लीज रोकिए एक बार, ठीक है। मैं तो बहुत मिनिमम सेट कह रहा हूं, जो बच्चे 30 और 50 में ना, आप इतना भी अगर करके रुक जाएंगे तो यू विल गेट अ गुड स्कोर। लेकिन प्रॉब्लम है कि आप यहां पर आकर के नेगेटिव खाते हैं। अब यहां पर आपको चाहिए पीस ऑफ माइंड, वो तभी आएगा जब आपको ये पता है कि मैंने डायरेक्ट सवाल पहले ही निपटा लिए, भले ही 3 हो, 4 हो, 5 हो, 8 हो, 10 हो, वी डोंट केयर, हमने इजी वाले निपटा लिए। अब बचे क्या है, या तो बिल्कुल कठिन सवाल बचे हैं, या तो कैलकुलेशन बेस्ड सवाल बचे हैं। कई सवाल होंगे जिनके कंसेप्ट आपको पता होगा, लेकिन आपको लग रहा है कि बस मुझे थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देखनी है, फिर आप इनमें से इस रीजन को उठाएंगे। ध्यान से सुनना, करते समय हो सकता है कैलकुलेशन आपको लगा भैया ये कैलकुलेशन देखने में आसान लग रही थी, लेकिन कैलकुलेशन है टफ। प्लीज यहां अटकना मत कि नहीं यार मेरे को तो ये पूरा करना है, मैंने टाइम दिया। नहीं, अगर आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन जा रही है, थोड़ी गंदी हो रही है, मेरे को आंसर निकालने में टाइम लगेगा, नेक्स्ट पर चले जाना। फिर लास्ट राउंड में, 3 राउंड में पेपर देना, लास्ट राउंड में अब आना, अपने क्वेश्चन को आप वहां पर मार्क कर सकते हैं बेटा, वहां पर आपके पास रहेगा कि आप अगर मार्क करना चाहते हैं रिविजिट करने के लिए, आप मार्क कर सकते हैं, तो मार्क कर लेना इनको। और लास्ट राउंड में इन सवालों को प्लस जो आपको लग रहा है, अगर समय बचा तो टफ सवालों को निपटा लेना। दिस विल बी द मेथड जहां पर आपको लग रहा है कि अगर मेरी एंग्जाइटी और स्ट्रेस से पेपर खराब हो सकता है, आप उसको आराम से मैनेज कर सकते हैं। क्लियर है क्या? यस और नो? रफ शीट का लोड नहीं होगा बेटा, ठीक है, यू विल गेट इनफ। क्लियर? रफ शीट का जिनको लोड है, ऐसा कोई लोड नहीं होगा, यू विल गेट इनफ, क्योंकि अभी तक तो मैंने कभी ये नहीं बच्चों से सुना कि यार रफ शीट की दिक्कत हुई है, कोई ऐसा इश्यू नहीं होता है, ठीक है। यस, अब एक और चीज जो मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि अभी इस बच्चे ने रफ शीट की बात करी है, ये मेरा प्रॉब्लम था, मुझे अब याद आया, और मुझे ऐसा लग रहा है मुझे आपको शायद ये चीज दिसंबर में बोलनी चाहिए थी। कितने बच्चे रफ शीट में बहुत स्पेस खराब करते हैं? अगले अटेम्प्ट के लिए चलो काम आएगा। कितने बच्चे हैं कि यार ये मेरे अंदर दिक्कत है, अभी भी है, मैं कई बार सोचता हूं यार मेरे को ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है, अब एग्जाम के लिए नहीं, लेकिन एज ए नेचर एनवायरमेंट के लिए मेरे को नहीं करना चाहिए। कितने बच्चे हैं जो सही में बहुत स्पेस बर्बाद कर देते हैं? और उनके साथ एक और मेरी वाली हरकत भी है, अगर यहां पर उन्होंने कोई इक्वेशन लिखा और यहां पर कुछ डेटा, मतलब कुछ ही और सवाल का कुछ गंदा है, उनको इस इक्वेशन पर फोकस करने में दिक्कत होती है, और ये सॉल्व करने में उनको लगता है मेरे पास स्पेस नहीं है, तो सवाल गलत हो जाएगा। दिल बनाना, ये बहुत बड़ा इशू है। आई डोंट नो कोई बात करता है या नहीं करता। मैंने उससे पिछले लक्ष्य में ये बात बच्चों को ये बात बताई थी, मैंने कहा था प्लीज ट्रेन योरसेल्फ इन दिस। मेरी ये कमी थी कि मेरे को हर क्वेश्चन के लिए एक साफ पन्ना चाहिए, एंड ये मेरे लिए एक इरिटेशन का पॉइंट बन गया था हमारे जे एडवांस में, क्योंकि हमारे जब जे एडवांस होता तो उसमें कोई हमें एडिशनल रफ शीट नहीं मिलती थी, नीचे ही छोटा सा स्पेस होता था, कहीं टेबल पर लिख रहे हैं, कहीं कुछ लिख रहे हैं, मेरा फोकस ही नहीं बन रहा था। बाप रे, चलिए कोई नहीं, ये वाली चीज मेरे को आपको बतानी चाहिए थी, ठीक है। अब एग्जाम है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वैसे रफ शीट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ध्यान रखना अगर आपके पास ये इशू है कि आप एक इक्वेशन लिख रहे हैं, यहां पर दूसरे इक्वेशन का कोई चीज आ गया, तो आपका फोकस इस इक्वेशन पे नहीं बन पा रहा है, आपको एक हो रहा है कि भाई अब कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी मेरे से, तो कोशिश करना थोड़ा सा स्पीड मॉनिटर करके आराम से फोकस से करना, ठीक है, आराम से फोकस से करना। नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए कोशिश करना वाइल प्रैक्टिस एक ही शीट में आपको सवाल होने चाहिए। कुछ बच्चे आपने देखे होंगे आपकी तैयारी में, भाई एक ही पेपर में भाई साहब गंदा छोटा लिख करके अपने सवाल लगा लेते हैं। वो भी एक ट्रेनिंग है भाई, उन्होंने ट्रेन कर लिया अपने दिमाग को, कम स्पेस में भी हम एनालिसिस कर लेते हैं। मैं नहीं कर पाता हूं, अभी भी नहीं कर पाता हूं, तो ये मेरे साथ इशू है। अगले अटेम्प्ट के लिए, नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए आप अपने जो प्रैक्टिस
आपकी शीट है, मतलब आपका रफ पेपर है, आप लिमिट करके उसमें प्रैक्टिस करने की आदत डालेंगे। ठीक है सारे बच्चे? यस, वेरी गुड। हाँ, तो पेपर फोल्डिंग स्ट्रेटेजी एंड ऑल ये सारा भी कर सकते हैं। पेपर फोल्ड कर लिया, उसमें लिखा कि आपको है कि फोकस नहीं जा रहा है, ये आप कर सकते हैं। किसी चीज से हाइड कर लिया आपने, मान लीजिए एक हाथ से आपने हाइड कर लिया, बस उस पर फोकस आ रहा है। बहुत बेसिक चीजें, लेकिन अब हम लोग इसको नेक्स्ट पे करेंगे। इस बार के पेपर में प्लीज ऐसी चीज की वजह से आपके नेगेटिव नहीं होने चाहिए। ठीक है, नेगेटिव मत कर लेना। थोड़ा सा आपको लगे यार जल्दीबाजी में करना, नहीं, रुक जा भाई, नेगेटिव भी हो सकता है, थोड़ा पेशेंटली करना। क्लियर? यस। आप लोगों ने अपने प्रिंट आउट्स निकाल लिए हैं? आप लोगों ने अपने प्रिंट आउट्स निकाल लिए हैं सारे बच्चे? ड्रेस कोड कोई ऐसा मेजर नहीं है, बेसिक सा ड्रेस कोड है। ठीक है, आप अपना बेसिक सा ड्रेस कोड जाकर के कोई फालतू की चीजें मत करना भाई, सीधी सी बात है। हाँ, वहां पर आपको जो टाइमर होता है वो मिल जाता है, वॉच एंड ऑल, फोन वोन। आपके अगर पेरेंट्स जा रहे हैं तो ये सारी चीजें मत लेकर के जाना। ठीक है, आपको लोड भी नहीं रहेगा। और कोई ऐसा हैवी किताबें लेकर के जाने की जरूरत नहीं है कि मैं एग्जाम से पहले रिवाइज कर लूंगा, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। ठीक है, चिल होइए। निकाल लिया है, वेरी गुड। एडमिट कार्ड आप लोगों ने, उसमें फोटो लगाना है, साइन करना है एंड ऑल। जिनका फोटो वाला इशू है तो आपको एक अटेस्टेशन करवानी थी अपनी प्रिंसिपल से। ठीक है, उसका वो फॉर्म का एक कॉपी ले लेना, उसमें भी आपकी फोटो होनी चाहिए। जिनका आधार कार्ड का इशू आया है, ठीक है, यस, डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें एक आपकी फोटो लगनी है, एक स्पेयर फोटो आपको लेकर के जानी है, वो रख लीजिएगा। आपका थंब का इंप्रेशन है, नहीं साइन, आपका साइन है तो वो वाला साइन बिल्कुल वही कर लेना जो आपने अपने उसमें भरा था। सेंटर अगर आपका दूर है तो प्लीज, बेसिक सी चीजें हैं, आप लोग अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट करके पहले ही सेंटर के पास पहुंच जाना। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी आपका सेंटर है बेटा, कई बार एक ही नाम के 2-3 सेंटर होते हैं नियर अबाउट, एक ही नाम के 2-3 सेंटर होते हैं नियर अबाउट। मैं खुद इस प्रॉब्लम में फंस गया था जब मैंने फर्स्ट टाइम जी एडवांस दिया था। हमारे उसमें घर के पास एक एपीजे स्कूल था और एक और था एपीसी करके स्कूल था। मैंने ध्यान नहीं दिया, दोनों दूर दूर थे। मेरा एपीजे में था, मैं एपीसी में पहुंच गया था। ठीक है, तो प्लीज आप अपना सेंटर जो भी आपका पड़ेगा, प्लीज उसका लोकेशन एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। गूगल मैप्स एंड ऑल आप सभी लोगों के पास है, नेट है, आप लोग प्लीज एक बार इस चीज को देख लीजिएगा। बिल्कुल ठीक है। हाँ, 50 किलोमीटर अगर आपको लग रहा है कि दूर है, थोड़ा पहले से निकलिएगा। तबियत का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, वाटर बॉटल आप ले जाइएगा अपना, अगर आपका छूट भी जाता है, बाहर रखवा भी लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो डिस्पोज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है।